तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट का यह पीडीएफ है सेट टू। ठीक है, इससे पहले मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। 1 मिनट। 2001 का मतलब ऐप पे अपलोड कर दिया हूँ, 7 का कर दिया हूँ, 13 का कर दिया हूँ, 16 का कर दिया हूँ, 23 बिहार हाई कोर्ट का कर दिया हूँ, 25 झारखंड हाई कोर्ट जो दो महीना पहले हुआ था उसका भी कर दिया हूँ, और फिर सेट 1 कर दिया हूँ। ठीक है, कल, और आज सेट 2 है हमारा। चलिए आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और आईआईटी आईएसएम में जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, सेम कलर का असिस्टेंट का, वो भी मैं कर दूंगा 1-2 दिन में। मैंने भी उसका एग्ज़ाम दिया था 2023 में। ठीक है, कुछ नंबर से रह गया था। चलिए, तो फिलहाल हम लोग ये सेट करते हैं। सेट में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे, और इस बार हम आपको एक ऐसे भी देंगे इंग्लिश का। ठीक है, प्रत्येक दिन जब मैं आपको सेट कराऊंगा एक ऐसे दिया करूंगा। ऐसे में 15, 17 या 20 जितना भी दिन होगा, सब दिन आपको एक ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि 20 को ऐसे हो जाएगा और 20 दिन प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यार क्या बताऊँ, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, और आज शाम को वीडियो नहीं दे पाऊँगा, इसलिए जल्दी ही कर देता हूँ। हो सकता है आप वीडियो को किसी भी टाइम देखें, आई डोंट नो। तो झारखंड उच्च न्यायालय, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं डेली डेली। तो 20 दिन है और यही लास्ट वैकेंसी है। भेलो तो भेलो, नहीं तो गेलो। ठीक। चलिए, और ऐप जो लोग नहीं परचेज किए कर लीजिएगा। 25 रुपया आपका प्राइस है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मतलब ऑल एग्ज़ाम लास्ट में बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारा सिविल कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क एग्जामिनेशन 2024 में फॉर्म भराया था। ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में कुछ लोग पूछ रहे थे तो बता देता हूँ। पोस्ट का नाम असिस्टेंट या क्लर्क है, मतलब जो जनरल एलडीसी का पोस्ट होता है ना, और यूडीसी का, वही पोस्ट है ये। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क का। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन कंप्यूटर है, मतलब ये सब हो गया। 410 वैकेंसी, अप्रैल से फॉर्म भरा रहा था और 9 मई तक फॉर्म भराया था। एडमिट कार्ड रिलीज 6 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, 6 सितंबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा। डेट आपका कब होगा, तो 21 तारीख को एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में ही रहेगा, एक ही शिफ्ट ऑल ओवर झारखंड में चलेगा। 11 से 1 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा। कितना? 11 से 1 बजे के बीच में, हाँ, 2 घंटा का एग्जाम होगा, 11 से 1। ठीक है, एग्जाम पैटर्न सबको मालूम है, फिर भी रिवाइज कर देते हैं। इंग्लिश 30 मार्क्स का रहेगा, उसके बाद जीके 30 मार्क्स का रहेगा, और मैथ 15, रीजनिंग 15, मतलब कुल मिला के 90 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें से 80 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और 10 नंबर ये जो इंग्लिश का सेक्शन है इसमें 20 ही रहेगा। ठीक है, 80 में 20, और 10 आपका ऐसे लिखने को आएगा। ठीक है, मतलब निबंध लिखने का आएगा एगो 10 नंबर का, उसका अलग से पेपर सेम टाइम पे होगा। ठीक है, सेम टाइम आपको दे दिया जाएगा। तो उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग, जो लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, कंप्यूटर टाइपिंग होगा 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। 5 मिनट में आपको 100 वर्ड टाइप करना होगा। ठीक है, फिर इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, देन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका शादी ब्याह हो जाएगा, तिलक लीजिएगा हुमच के एकदम। ठीक है, और गर्ल्स का लग गया तब तो फिर बॉयज आपको तिलक देगा। मतलब जनरली क्या होता है ना कि गर्ल्स का अगर सर्विस लगता है ना तो उन लोग घमंड में चले जाते हैं। रियलिटी में बताता हूँ। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड थी, समझ रहे हैं ना, हाँ, तो उसका जॉब लग गया, उसके बाद फिर बदल गई। ठीक है, नाम नहीं बोलूँगा। तो गर्ल्स का जॉब लगने के बाद बदल जाती हैं, और बॉयज़ नहीं बदलता है। ठीक है, बॉयज़ अपना कमिटमेंट पूरा करता है, अक्सर मैंने देखा है, रियलिटी है यार, माने या ना माने। चलिए, तो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्वीकरण, आज का जो हमारा ऐसे का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग करेंगे अपना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। ठीक है, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में दे दिया है। एग्जाम में आपको तो इंग्लिश में ही लिखना है, बट हिंदी को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक, क्या लिखिएगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको आना है मेन पॉइंट पे। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या देना है, तो बहुत सारे देने हैं। अलग अलग टॉपिक में अलग अलग लिखाएगा। जैसे यहाँ पे है कोज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, फिर कारण लिख दीजिएगा। ठीक है, और पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास कीजिएगा, तब आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फिर इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे डे टू डे लाइफ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सॉल्यूशंस बताने हैं कि इसका समाधान क्या है। सॉल्यूशंस टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है।
आपने कितना पेड़ लगाया है? मैंने तो लगाया है यार 6-7 को लगाया है, अभी तक ज़्यादा नहीं लगाया है, क्योंकि जो घोर के जांटी घोर के कितना लगाइएगा यार, बार बार बकरी खा जाता है तो बैल खा जाता है, आदमी से लड़ते हैं, कितना लड़िएगा। ठीक है, चलिए। तो ये फिर और लास्ट में आपको देना है कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष। तो ये सारा का सारा PDF आपको मिल जाएगा ऐप पे, और ऐप 4 साल के लिए आपका हो जाएगा। उसमें बहुत सारा एग्जाम, ऑल JSSC JPSC और झारखंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जाम, झारखंड ANM एग्जाम, ठीक है, जितना एग्जाम होता है झारखंड में सब का आपको पास मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं जनरल इंग्लिश से। तो जनरल इंग्लिश सबसे पहले पैसेज है, आपको पैसेज को पढ़ना है, ठीक है, और रीड करने के बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले अपना इसको करता हूँ, ठीक है, जनरल नॉलेज को। ठीक, देखिए झारखंड से 4-5 क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब मैक्सिमम 4-5 आने का ही संभावना है, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप माइंड में सेव कर लें कि झारखंड जीके ज़्यादा नहीं आएगा, आएगा तो 4 को 5 को। तो सबसे पहले हम लोग जीके को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया, ठीक है, ये सभी जो है खड़िया मुंडारी भाषा परिवार के हैं। तो कौन से भाषा परिवार के हैं? ये मुंडा भाषा परिवार के हैं। उरांव, कुड़ुख तथा पहाड़िया ये माल्टो के हैं। ठीक है, तो ये उसी भाषा परिवार के हैं। उरांव, कुड़ुख और पहाड़िया माल्तो ये किस भाषा परिवार के हैं? उसी भाषा परिवार के, नागपुरी भाषा परिवार के, द्रविड़ भाषा परिवार के या इंडो आर्यन भाषा परिवार के। तो भाषा परिवार पढ़े होंगे अगर आप, तो एक होता है, क्या होता है, एक होता है आस्ट्रिक भाषा परिवार जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, एक होता है भारोपीय भाषा परिवार, एक होता है द्रविड़ भाषा परिवार। तो जनरली 3 कैटेगराइज किया गया है, भारोपीय, द्रविड़ और आस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, तो आपका ये जो संथाली है, मुंडारी है, हो है तथा खड़िया है, ये सब किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो ये जो आस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, और उरांव, कोरवा तथा पहाड़िया ये माल्टो, ये सब जितना भाषा है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और द्रविड़ भाषा परिवार में आपका तमिल भी आ जाता है। ठीक है, खास तौर पे तमिल, उरांव और संथाली झारखंड से भारत के संविधान में ली गई 8वीं अनुसूची में भाषा है, जो कि 2003 में लिया गया था। कब? 2003 में। संथाली को 2003 में लिया गया था। 22 भाषाओं में इसे भी एक मान्यता दी गई है। ठीक है, भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में। अगला है, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग, फॉरेस्ट डिवीजन का बृहद संरक्षण अरण्य यानी कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट क्षेत्र है? ठीक है, तो देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो कौन सा है हम लोग के पास? हम लोग का सारंडा का जंगल है। और यह किस प्रमंडल में पड़ता है? सारंडा, जिसे 700 पहाड़ियों का घर भी कहा जाता है, यह आपका कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है? तो सिद्धू कान्हू मुर्मू संथाल विद्रोह हैं। कब? 1855 से 56 ईस्वी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे जो है मतलब प्रथम जन क्रांति कहा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है संथाल विद्रोह को। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जिला से कर्क रेखा गुजरता है? ठीक है, तो देखिए बताना है कि झारखंड में आपको मालूम है भारत के कुल कितने राज्य, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें से झारखंड का जो जिला है, इसमें से पलामू, धनबाद, खूंटी और रांची, इनमें से कौन सा जिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा रांची। रांची से कर्क रेखा गुजरती है। आपने बहुत सारा वीडियोस भी देखा होगा। ठीक है, अक्सर ब्लॉगर लोग बनाते रहता है। अगला आता है हमारा, बिरसा मुंडा का जन्म जो है हम लोग जयंती मनाते हैं झारखंड स्थापना दिवस। कब? 15 नवंबर को। ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी कि धरती का पिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हमारा 5 को था झारखंड का, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। झारखंड से मैक्सिमम 5 ही आने की संभावना है, इसलिए ज़्यादा लेने का भी कोशिश नहीं किया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डैश को फांसी दी गई? कब दी गई? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक, 23 मार्च 1931। अच्छा, यहाँ पे एक मिसिंग हो गया ना, एक ठो। चलिए
23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। अगला आता है हमारा यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने स्वराज आंदोलन की आरंभ किया था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इनका नाम है एनी बेसेंट। ठीक है, और ये एक अंग्रेज थी जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ी थी। क्वेश्चन भी आता है कि एक अंग्रेज का नाम बताइए जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ा। ठीक है, तो एनी बेसेंट होगा। सन 1917 में ये कांग्रेस की मेंबर बनी थी और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में। ठीक, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एक किस्सा बताऊं, मैं एक बार जयपाल सिंह मुंडा का हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, इनकी एक बेटी थी और उसी कांग्रेस के मीटिंग के दौरान डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी से कौन मिलते हैं, जयपाल सिंह मुंडा, और फिर वहीं पे इलू इलू हो जाता है इन लोगों का। ठीक है, चलिए वो अलग मैटर है। तो ये सब मैटर ना माइंड में घुस जाता है ना। जयपाल सिंह मुंडा डबल मैरिड थे और आप लोग सिंगल भी नहीं है ना। 27 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये हो गया एनी बेसेंट। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में ऐतिहासिक स्मारकों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जितने भी हैं स्मारक, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। ठीक है यार, यहीं पे हर कोई तो आगे घुसा, मतलब पूरा मुगल साम्राज्य यहीं पे हुआ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पूरा यहीं पे चला, उसके बाद गुप्त कालीन भी बहुत सारी है स्तंभ। ठीक है, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा यहाँ पे, क्या है, तो वितरण परक न्याय की अवधारणा किसने दी। ठीक है, तो ये जो है आपका थोड़ा सा पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, और वितरण परक न्याय की अवधारणा किसने दिया है, तो अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने। ठीक है, अरस्तु जिसे राजनीति विज्ञान का पिता और जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। और एक हायरार्की मैं बता देता हूँ। ठीक है, अरस्तु जो है, अरस्तु इसका शिष्य कौन होता है, प्लेटो। कौन होता है, प्लेटो। अरस्तु, एक मिनट सॉरी मैंने गलत बताया, सबसे पहले आते हैं सुकरात। ठीक, सुकरात ये सभी ग्रीक के थे, ग्रीक यूनान के। सुकरात जिसका विष को पिला दिया गया। ठीक, सुकरात का शिष्य होता है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का शिष्य होता है प्लेटो। प्लेटो का भी नाम सुने होंगे, बहुत विद्वान, प्रचंड विद्वान थे। और प्लेटो का शिष्य कौन होता है, तो प्लेटो का शिष्य होता है महान सिकंदर। देख रहे हैं कितना हायरार्की बन रहा है। एक आदमी महान है सुकरात, उसका शिष्य बनता है महान अरस्तु। गलत मैंने बताया, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा। सुकरात का शिष्य होता है प्लेटो और प्लेटो का शिष्य होता है अरस्तु और अरस्तु का शिष्य होता है फिर ये सिकंदर। ठीक है, चलिए, और ये सभी यूनान के थे। तो ये हो गया अरस्तु। अगला है सितार यानी कि सहतारा के जनक कौन है। ठीक है, सितार सहतारा के जनक नहीं मतलब बनाया था। ठीक है, तो इसके जो जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो को माना जाता है। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। तूतीय हिंद दैट मीन्स हिंद का तोता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत शेरो शायरी करते थे। अगला है हमारा, एंग्लो अमेरिका प्रदेश में फलों का बृहद उत्पादक है, कौन है। तो देखिए एंग्लो अमेरिका, ये जो कैलिफोर्निया का नाम सुने होंगे, कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे यूट्यूब का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, कैलिफोर्निया में। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। देखिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तटबंध और तटीय भूदृश्य। ठीक है, आज का पेपर थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एजी टू मॉडरेट लेवल का है। कल का मैं एकदम हलवा दिया था ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट हो। ठीक है, 33 नंबर है हमारा। देखिए भारत में स्टील कारखाना का नाम सुने हैं, भिलाई, ठीक, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक, भिलाई कहाँ पे, छत्तीसगढ़, दुर्गापुर। हाँ, तो मेरी मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए, हम बोलें कि बाद में खाएंगे। माए हमने बोला है, माए गो, बाबू गो। भिलाई, तो भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। और राउरकेला कहाँ है, तो राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है, और एक है बोकारो, हम लोग का बोकारो। ठीक है, आई एम बेसिकली फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी, तो बोकारो में सेल है। ठीक है, ये 4 जगहों पे लौह इस्पात संयंत्र की
स्थापना किस वर्ष की गई थी, कौन से पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 4 को नहीं 3 को, क्योंकि बोकारो को बाद में किया गया। ठीक है, तो ये भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो है लौह इस्पात संयंत्र यानी कि आयरन स्टील, ठीक है, ये जो फैक्ट्री है इसकी स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में की गई? तो नोट कर लीजिएगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था, प्रथम पंचवर्षीय योजना वह 1951 से 56 तक चला। ठीक, और इसमें जो है कृषि पे बल दिया गया। किस पे? कृषि पे, और यह हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो होती है 1956 से 61 तक चला। ठीक, और यह जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक, और इसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बल दिया गया, औद्योगिकरण पे बल दिया गया। सो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो हैं तो क्या होगा? देखिए 2 को सदन होता है, एक निम्न सदन एक उच्च सदन। निम्न सदन माने लोकसभा, उच्च सदन माने राज्यसभा। तो क्या बोला गया है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा संसद के सदस्य हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? देखिए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला आता है हमारा यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन करेगा? ठीक है, तो संविधान के 263 अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य परिषद का जो गठन करते हैं वो हो जाते हैं हमारे भारत के प्रथम नागरिक यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति काफ़ी बार पूछा जा रहा है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, पहले जनजातीय राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राज्य परिषद के गठन करती हैं, मतलब जो भी बनेगा इस पद पे। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने का उम्र क्या होता है? मिनिमम एज 35 ईयर। ठीक, चलिए, और पीएम बनने का, अच्छा इसको इस तरह से बोला जाए कि अगर आप लोकसभा मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, लोकसभा मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 25 ईयर। वहीं अगर आप राज्यसभा मेंबर बनना चाहते हैं, स्टेट काउंसिल के अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, राज्यसभा सांसद, तो आपकी मिनिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका 6 साल कार्यकाल होता है राज्यसभा सांसद का। लोकसभा सांसद का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए अगला आता है मानवाधिकार है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ह्यूमन राइट्स है? मानवाधिकार इनमें से कौन सा है? तो देखिए, मनुष्य को मिले जितने भी प्राकृतिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स हैं, वो सभी हमारे प्राकृतिक मानवाधिकार आता है। जैसे आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। ठीक, धर्म की कोई पाबंदी नहीं लगा सकता आप में। ठीक, कोई आपको किसी भी राज्य में जाके घूमने से नहीं मना कर सकता। ठीक है, तो ये सारे अधिकार हमें प्राकृतिक हैं। सांस लेने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, मृदा से बीज डालने की मृदा से बीज डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो जब मिट्टी होती है उसमें जब हम लोग बीज डालते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिंपल सा, जब हम लोग धान रोपते हैं ना जी, चाहे जौनरा बुनाई है चाहे कुर्थी रोपाई है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बुआई। ठीक है, बुआई बोलते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारा यहाँ पे, चाकू की सहायता से काटी जा सकने वाली धातु। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम है क्या हिंदी समझने में? अगर आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम है तो मैं मान के चलता हूँ कि आप क्या हैं, आपने झारखंड की संस्कृति को, मतलब झारखंड को करीब से नहीं देखा है। ठीक है, आप अपर मिडिल क्लास से हैं, सॉरी टू से यू, लेकिन अगर आप हिंदी समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर आप क्या ही झारखंड में एडजस्ट कर पाइएगा यार। ठीक है, तो किसी को अगर प्रॉब्लम है हिंदी समझने में तो भाई यू आर नॉट फॉर झारखंड, आपको फिर अब्रॉड जाना चाहिए। ठीक है, चाकू की सहायता से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, तो सोडियम जो है चाकू की सहायता से काटी जा सकने वाली धातु है। ठीक है, और पोटेशियम, हाँ पोटेशियम भी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारा यहाँ पे, वह स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, कौन सी स्पीसीज विलुप्त होने के कगार पर है? तो
उसको संकटापन्न स्पीसीज कहते हैं। और इन सभी को एक बुक में रखा जाता है जिसको रेड बुक कहा जाता है, रेड डाटा बुक, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, कल जो लोग क्लास किए थे लैपटॉप में क्या हुआ था ना कि बार बार लाइन आ रहा था, जा रहा था, भुजकुर भुकुर कर रहा था। ठीक है, तो उस कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ आप सभी को, सॉरी। 40 नंबर है हमारा, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? तो वृद्धि जो हार्मोन होता है हमारा HGS, ठीक है, HGS, ठीक है। तो ये जो है HGH, ये ग्लैंड पीयूष ग्रंथि से निकलती है जो कि हमारा ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मटर के दाने के समान रहती है और मनुष्य के शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है हमारा यहाँ पे, किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर या होने वाले आगे पीछे की जो गति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग कंपन के नाम से जानते हैं, वाइब्रेशन। ठीक है, होता है ना वाइब्रेशन। और मनुष्य के कान के सुनने की क्षमता कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 HZ तक। HZ माने हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिबल। एक होता है अल्ट्रासोनिक, एक होता है इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से कम होता है जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, और एक होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इन ऑडिबल, ठीक है, श्रव्य को बोला जाता है जिसको हम लोग सुन पाते हैं, और इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट अगला आता है, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, प्रकाश और क्या वाला चैप्टर था, तो उसी से क्वेश्चन है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब, ये हमारा इस तरह से बना लीजिए। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बोलते हैं। वहीं पूछ देता कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या बोलते हैं? तो परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला आता है हमारा, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? आप थोड़ा सोचिए। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, किधर? पश्चिम से पूरब, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी कितने टाइम में अपने पूरा चक्कर लगाती है? ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष का चक्कर 23 घंटा 56 मिनट, राउंड फिगर में लिख लीजिएगा, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में चक्कर लगाती है, जिसको हम लोग 24 घंटा नाम दिए हैं। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। उसके बाद भी होता है नैनो सेकंड में, लेकिन उसको नहीं लेना है। ठीक है, अगला आता है, अल्कोहल के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? ठीक है, तो अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईस्ट का। अच्छा, ब्लैक डॉग कौन कौन पिए हैं बताइएगा, कैसा है टेस्ट? ना जो पिया वो बता देगा। नेक्स्ट आता है अगला हमारा, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, कौन सा है कार्बन का शुद्ध रूप? तो आपको मालूम है कार्बन एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट के फॉर्म में बटा हुआ है। ठीक है, और सबसे शुद्ध रूप क्या है इसका? तो कोयला, कोलतार, कोक या इनमें से कोई नहीं। ये तो यहाँ पे कोई नहीं दिया है, तो कोक को आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, कोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है कोयला झारखंड में पाया जाता है, और कोयला को उद्योगों की रोटी कहा जाता है, उद्योग की रोटी। ठीक है, अगला है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि को किस वजह से जाना जाता है? 6 अप्रैल 1930। ठीक है, याद कीजिए वो दिन कौन सा दिन था? तो इसी दिन महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल चले थे अपने साथ 79 अनुयायियों को लेकर। ठीक है, और दांडी यात्रा ठेंगा कूटते कूटते गए थे। और तब तक इन्होंने किया जब तक कि अंग्रेजों ने राउंड टेबल मीटिंग के लिए ना इनको बनाया। गोलमेज सम्मेलन का नाम सुने ना, राउंड टेबल मीटिंग। ठीक है, 1930, 31 और 32 3 बार हुआ था। ठीक है, आई थिंक अगर मैं गलत होऊंगा तो बता दीजिएगा। 30, 31, 32 इन तीनों में महात्मा गांधी केवल एक गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए,
और तीनों में जो शामिल हुए थे, अब पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि चलो यार जो भी होगा देखा जाएगा, एक बार घूम के तो आते हैं अंग्रेज लोग क्या बोलता है। तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास 6 अप्रैल 1930 को किस तिथि की वजह से जाना जाता है, तो दांडी यात्रा की वजह से जाना जाता है, जिसको हम लोग नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल यह जो है आपका पहुँचे थे और शुरू हुआ था 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च को नोट करते चलिएगा। हालांकि कुछ होता नहीं है, इतना जीके जानने के बाद भी मेरा एक एग्ज़ाम निकला है बस, एक NIT JSR। ठीक है, उसको भी काम पसंद नहीं आया तो छोड़ दिए, अदरवाइज एक भी एग्ज़ाम मेरा नहीं निकला है यार। आप लोग का निकल जाएगा बिकॉज आपका इंग्लिश अच्छा होगा, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ा। ठीक है, अगला है भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन था। ठीक है, तो भारत का प्रथम राज्य सचिव कौन था, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो बाबरनामा आपको मालूम है जब मुगल पीरियड चल रहा था उस टाइम पे फारसी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। किसका, फारसी। और यहीं से वह कहावत आया है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ठीक है, तो मुगल पीरियड में फारसी भाषा का प्रयोग चलता था। और बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो यहाँ पे हिजाजी अरबी, बहरेजी अरबी, अरे यार एगो अरबी देता तब ना, यहाँ पे कन्फ्यूज कर दिया ना, चटर्जी तुर्की भी दे दिया ना, तो ये तुर्की हो जाएगा। अगर चागटी तुर्की नहीं देगा ऑप्शन में तब आपको मारना है फारसी भाषा का। ठीक है, और बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। और जब बाबर का बात आता है तो आप पानीपत के तीनों युद्ध को याद कर लीजिएगा, 1526, 1556 और 1761, ये तीन गो पानीपत का युद्ध याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारे, दक्षिण भारत में क्या है, तो धरनीकोटा नामक स्थान किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। तो दक्षिण भारत में जो धरनीकोटा नाम का स्थान है यह कहाँ से संबंधित है, ये थोड़ा सा लगेगा आपको हिस्ट्री का है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का, तो यह सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, सातवाहन के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, सिमुक। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। और श्री सातकर्णी का भी नाम सुने होंगे, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और सातवाहन लोग जो है अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम का प्रयोग करते थे, इसलिए श्री सातकर्णी का नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी का वो पुत्र थे, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट दरार घाटी से होकर बहती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी नदी, देखिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहीं गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा, और वृद्ध गंगा के नाम से। महानदी पे हीराकुंड डैम स्थित है जो कि ओडिशा में है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। और क्या जानेंगे, अब हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश को। ठीक है, तो चलिए अब इंग्लिश की ओर बढ़ा जाए। और पूरा अगर आपको नोट्स चाहिए कंप्लीट तो ऐप पे अवेलेबल है। ऐप 25 रुपया है यार, सोच लीजिएगा ना कि एक पैटी हड़िया पी लिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप का डिस्क्रिप्शन, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले डायरेक्शन मिलता है हमारा। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इन ईच क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है पैसेज को पढ़ के। ठीक है, पैसेज को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, क्या है, तो मैं सोचा था कि 30 मिनट में हो जाएगा बट नहीं हो रहा है, 2 घंटा का कैसे होगा 30 मिनट में। तो हमारा है व्हाट वुड द ऑथर ऑफ द पैसेज लाइक द एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर टू डू। ठीक है, तो जब आप पैसेज को पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको फाइंड करने को मिलेगा। क्या मिलेगा, और राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, सेव पब्लिक एजेंडा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ बिजनेस फर्म टू शो। ठीक है, तो इसको पैसेज जब पढ़िएगा तो आपको राइट आंसर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, रीजनरेशन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि व्हाट इज द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ द आवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए,
न्यू माइंड सेट, ठीक है, नए सोच वाला आदमी होना चाहिए जो इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट करे ना। अच्छा, आप लोग इंटर कास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं या नहीं, बताइएगा। इफ़ यू आर सपोर्टिंग इंटर कास्ट मैरिज देन यू आर नॉट अ नैरो माइंड, एंड अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तब आप नैरो माइंड के पर्सन हैं, ठीक है। आदमी का क्वालिटी देखिए, कर्म देखिए, उसका बिहेवियर देखिए यार, कास्ट पे कहे जाते हो यार। अगला आता है व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड विथ इन द बिजनेस कम्युनिटी। तो इसका पैसेज के थ्रू आंसर मिलेगा आपको, ऑप्शन बी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न। क्वेश्चन है हमारा, टू मोटिवेट आवर सेल्फ टू अचीव एनी गोल्स इन लाइफ वी शुड डू। तो हमें क्या करना चाहिए। तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, डिसिप्लिन लाइए अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो, ठीक है। और रोल मॉडल, ठीक है, रोल मॉडल अपनाइए, किसको, एपीजे अब्दुल कलाम को अपना लीजिए यार। नेक्स्ट अगला आता है हमारा, यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है क्वेश्चन 6 to 7। चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट सिमिलर टू मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स चुनना है, ठीक है। तो ये आता था हमारा यहाँ पे एडिक्वेट है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एडिक्वेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। इसका मतलब होता है सफिशिएंट यानी कि काफ़ी होता है, ठीक है। इनफ 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 बोलिए चाहे सफिशिएंट बोलिए। नेक्स्ट आता है हमारा हिंड्रेंस, ठीक है। तो हिंड्रेंस का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस का हमारा सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, क्या होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 1 मिनट, बकरी आ गई, थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। बड़ा मेहनत से खीरा का पौधा लगाए हैं यार, खा जाएगा तो दर्द ना होगा। अगला है हमारा डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 8 to 9। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एंटोनम्स पूछा जा रहा है यानी कि अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो एंटोनम्स में आता है हमारा यहाँ पे क्या, एम्बिगियस। एम्बिगियस कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन है ऐसा है ना कि बार बार रिपीट कर लीजिए क्योंकि उसका आने की संभावना ज़्यादा होता है। एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्पष्ट यानी कि क्लियर, ठीक है। एम्बिगियस मतलब होता है अनक्लियर्ड, ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगा क्लियर्ड, ठीक। अगला आता है हमारा एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का उल्टा क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, तो इसका उल्टा जस्ट निकालिए, आपका क्या हो जाएगा, फॉल्ट, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्ट यानी कि जिसमें गलती पाई जाता हो, और एक्यूरेसी जिसमें शुद्धता पाई जाती हो। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 to 11, ठीक है। डायरेक्शन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, बाय हुक और क्रुक। हम लोग बोलते हैं ना, आई गेट दिस गर्ल बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। तो ऐसा एरिगोंट मत रखिएगा, ठीक है, नहीं तो जिंदगी ना वो हो जाएगा, समझते हैं ना। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए ऐसा मत सोचिए कि इसको मुझे पाना है बाय हुक और बाय क्रुक, नहीं तो वो एटीट्यूड है और इसके घमंड के चक्कर में मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो जान देंगे यार, ठीक है। तो बाय हुक और बाय क्रुक, आप बहुत से लोग समझते होंगे कि ये जॉब मुझे लेना है बाय हुक और बाय क्रुक। देखो दोस्त, आपके हाथ में कुछ नहीं है, सो ऐसा मत कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। बाय फेयर और फॉल मीन्स, ठीक है, सही हो या गलत तरीका हो, मुझे पाना है जब हम लोग ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट अगला आता है, मैं ठेठ भाषा में बोलता हूँ, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर, हम लोग बोलते हैं वो मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो यार, ठीक है। तो टेक अ, क्या बोलते हैं, टेक अ फर्म स्टैंड, ठीक है, झूठ मूठ का बहाना करना, मगरमच्छ के आंसू बहाना, टेक अ फर्म स्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 12 से 15 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि डायरेक्शन दे दिया गया है, 4 अल्टरनेटिव आर गिवेन फॉर द इडियम्स फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड इन सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, ठीक, ऑफ द इडियम फ्रेज। तो यहाँ पे आता है हमारा पहला 12 नंबर क्वेश्चन, क्या आता है कि सी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोल्ड लेटर अ फेयर वेदर फ्रेंड, दैट मीन्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टीज, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है टू डाई इन हार्नेस मीनिंग टू डाई वाइल। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बीच बीच में मैं रिलैक्स होता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 नंबर का लिए थे ना, सी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया था हमारा वन हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, यानी कि होता है ना कुछ कुछ जो मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, वही है। कैसा दोस्त, बोलते हैं कि आया मौका दिया धोखा, यही दोस्त है, यही प्यार, आया मौका दिया धोखा। चलिए 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि क्या क्वेश्चन है कि टू डाई इन हार्नेस मीन टू डाई वाइल। ठीक है, तो यानी कि जो व्यक्ति होता है ना कि कुछ कुछ व्यक्ति अपने कार्यकाल में देहांत हो जाता है उनका। ठीक है, यानी कि काम करते हुए मरना। तो इसको राइट आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, टू स्टिल इन सर्व। ठीक है, टू स्टिल इन सर्व। जैसे भारत के दो प्रधानमंत्री का नाम बताइए, या राष्ट्रपति का, दो व्यक्ति का जो फेमस हैं और वे अपने कार्यकाल के दौरान देहांत कर गए। जैसे मिसाइल मैन, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, और क्या नाम है उनका, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, भारत के तीसरे प्राइम मिनिस्टर। भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपको मालूम है? चलिए, जनरली लाल बहादुर शास्त्री को आदमी समझता है सेकंड प्राइम मिनिस्टर, बट नॉट, वो थर्ड थे। ठीक है, चलिए आपको मालूम है तो बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा टू कीप अंडर क्या है, तो रैप्स मीनिंग टू कीप समथिंग। ठीक है, तो टू कीप अंडर रैप्स मीनिंग टू कीप समथिंग, दैट मीन्स कि रहस्य टाइप से, मतलब कुछ सिगरेट टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सिगरेट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन एग्रीकल्चर रोज लाइक फोनिक्स। ठीक है, लाइक फोनिक्स मतलब एक नया तरह से। ठीक है, ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन। तो मतलब क्या बोलेंगे इसको कि यार इतना इंग्लिश मुझे नहीं आता है, कि आज़ादी के बाद जो भारतीय किसान हैं, ठीक है, वो किस तरह से हरित क्रांति के रूप में उभरे। ठीक है, तो एक नए जीवन के रूप में उभरे हैं, लाइक फोनिक्स, यानी कि एक नए जीवन की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विथ अ न्यू लाइफ। ठीक है, चलिए एक नए जीवन के साथ उभरे। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया है, यानी कि समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा बैकऑन्ड। ठीक है, तो बैकऑन्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इशारा करना। ठीक है, यानी कि कॉल करना, बुलाओ उसको, इशारा करो। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा क्या आ गया जी, जेन्युइन। हम लोग बोलते हैं नहीं यार, जेन्युइन कंटेंट डाला करो भाई, नहीं तो यूट्यूब जो है आपको कॉपीराइट दे देगा। ठीक है, या फिर कुछ भी होता है कि जेन्युइन चीज़ लाया करो, नहीं तो हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। ठीक है, जेन्युइन मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, मतलब जो नेचुरल है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जेन्युइन मीन्स नेचुरल। ठीक है, ऑथेंटिक भी हम लोग बोल सकते हैं, ऑथेंटिक ऑप्शन में नहीं दिया है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें क्या पूछा गया है कि डायरेक्शन में चूज द करेक्ट एंटोनोम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, हैंडी। हैंडी, अच्छा यहाँ पे एंटोनोम्स पूछा है। एंटोनोम्स मतलब विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, उल्टा शब्द। तो हैंडी, हैंडी मीन्स क्या होता है, हैंडी मतलब होता है जो आसानी ही होता है, मतलब सुविधाजनक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा, उल्टा शब्द बोला है ना। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा अनवेल्डली। ठीक है, अनवेल्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि एलिगेंस। ठीक है, ये इसका पूछा गया एंटोनोम्स एलिगेंस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है, एक नहीं होता है कि हम लोग बहुत शिष्टाचार के साथ पेश आते हैं। ठीक है, औपचारिक फॉर्मेलिटीज़ निभाते हैं। ठीक है, तो एलिगेंस दैट मीन्स कि औपचारिक शिष्टाचार। और एक होता है कि भाई एकदम आदमी ऐसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं यार स्टॉप, बहुत ज़्यादा वल्गर हो रहा है। ठीक है, तो वल्गैरिटी मतलब कि अश्लीलता। ठीक है, जो आप लोग
यूज करते हैं बताऊंगा नहीं, बाकी सब कोई समझते हैं ना। देखिए मुझे कभी अपना टीचर मत समझिएगा, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड, ठीक है। और अपना एल्डर ब्रदर या फिर यंगर ब्रदर जो जो समझना है समझ लीजिएगा, बट टीचर मत समझिएगा यार, आई एम नॉट अ टीचर। अगला है हमारा क्या है, तो कैप्रिसियस, ठीक है। कैप्रिसियस मतलब क्या होता है, कैप्रिसियस दैट मीन्स एक होता है ना एक टाइप से कि मैं अपना मन का मालिक हूँ, जो करना है मैं खुद करूँगा, मनमोजी टाइप से। तो कैप्रिसियस मतलब होता है अपने मन का मालिक, मनमोजी, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब व्यक्ति नियंत्रण में आ जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा FIRM है, थोड़ा सा स्पेलिंग आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो फॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी का बंधक हो या नियंत्रण में हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इंग्लिश को कर लिया 20 एंड 30 कर लिया हम लोगों ने GK, ठीक है। अब आगे मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना बड़ा वीडियो फिर यूट्यूब पे अपलोड करना ना मेरा हालत ख़राब हो जाता है। न्यूमेरिकल का है, ठीक है। न्यूमेरिकल का देख लीजिएगा, ऐप में मैं दे दूंगा। अच्छा कोई ऐप नहीं खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। सब सुविधा मिलेगा भाई, टेंशन मत लो। चलिए रीजनिंग और मैथ दोनों है, ठीक है। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ऐप के बारे में, ठीक है। जिनको भी ऐप चाहिए उनके बारे में बता देते हैं कि उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। जनरली इस टाइम पे मैं ना जो है रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्लास लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग का एग्ज़ाम आ गया है इसलिए मैं आप लोगों को क्लास ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं अभी रांची यूनिवर्सिटी का क्लास ले रहा होता। उन लोग का शेड्यूल थोड़ा बदल दिया है मैंने, ठीक है। चलिए दिखा देता हूँ। देखिए दिस इज़ आवर ऐप, इस नेम ज्ञान सागर, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 25 रुपया में क्या क्या चीज़ मिलेगा बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कोर्स है 25 रुपया का। कोर्स का नाम है झारखंड जॉब कोर्सेस। आप किसी यूनिवर्सिटी का कोर्स मत ले लीजिएगा, ऐप में यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा, यूनिवर्सिटी वाला कोर्स नहीं लीजिएगा, वो 60 रुपया का कोर्स है, ठीक है। वो भी 4 साल के लिए है, ओनली 25 रुपीज़। इसमें आपको JSSC JPSC डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको BEd भी मिलेगा 25 रुपया में, ANM GNM, मतलब एक ही वो कोर्स में आपको ये सारी चीज़ अवेलेबल रहेगा, अलग अलग सेक्शन बना के, ठीक है। अभी 1 महीना हुआ है आपका, इसीलिए ज़्यादा कुछ अपलोड नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो सभी परीक्षाओं के लिए है, फुल कंटेंट में अगर आप आइएगा जैसे ही कोर्स को देखिएगा तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अभी जितना अपलोड किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा गया है वैलिडिटी, तो दिस कोर्स इज़ वैलिड फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए रहेगा। झारखंड राज्य में होने वाली सभी सरकारी नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। प्राइस कितना है, ओनली जस्ट 25। तो 4 साल के लिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं 25 रुपया में। कितना दाम है, 1 पॉइंटी हड़िया का दाम है और 1 पॉइंटी महुआ का, जो आप सोचिएगा, ठीक है। चलिए मजाक करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिनको चाहिए वो ले लीजिएगा, जिनको नहीं चाहिए एंजॉय करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके देखिए, ठीक है, बाय। अच्छा हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा कि हु इज़ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे बताइएगा। इससे आपका नॉलेज का पता चलता है छोटा छोटा बात से, और दूसरा चीज़ ये भी पता चलता है कि आपने वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो दिल से धन्यवाद है आपको, ठीक है, बाय।